वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट। आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के सेवन सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है, आपको यह ध्यान देना है कि पूर्वोत्तर भारत के सेवन सिस्टर के अंतर्गत कौन सा राज्य सदस्य नहीं है। ऑप्शन ए है त्रिपुरा, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है मेघालय और ऑप्शन डी है मिजोरम। यहाँ पे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। देखिए, सेवन सिस्टर के अंतर्गत जो है 7 राज्य आते हैं, ठीक, पूर्वोत्तर के 7 राज्य आते हैं, उसके अंतर्गत सिक्किम नहीं है। अब हम इसकी स्थिति जो है मैप के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो सेवन सिस्टर स्टेट हैं वह कौन कौन है और उनकी सीमा रेखा क्या है। ठीक है, तो हमारे सामने पूर्वोत्तर भारत का मैप है जिसमें सेवन सिस्टर्स को दे सकते हैं। ठीक है, तो सेवन सिस्टर मतलब सेवन सिस्टर राज्यों के अंतर्गत पहला आप नाम जोड़िए असम का, दूसरा अरुणाचल प्रदेश देख सकते हैं, तीसरा नागालैंड, चौथा मणिपुर, पांचवा मिजोरम, छठा त्रिपुरा और 7वां मेघालय। ये जो 7 राज्य हैं पूर्वोत्तर भारत के, वे सेवन सिस्टर कहलाते हैं। अब ऐसा क्यों बोला जाता है, तो देखिए इसमें ये जो असम राज्य है इसकी सीमा रेखा अन्य 6 राज्यों के साथ लगती है। ठीक है, तो असम की सीमा जो है अरुणाचल प्रदेश के साथ भी लगती है, नागालैंड के साथ भी लग रही है, मिजोरम मणिपुर के साथ भी लग रही है, मिजोरम के साथ भी लग रही है, इधर त्रिपुरा के साथ लग रही है और असम इधर साउथ में देखिए मेघालय के साथ भी लग रही है। ठीक है, तो ये कलेक्टिवली जो है सेवन सिस्टर या 7 बहनों वाले राज्य कहलाते हैं। ठीक, इसमें 7 राज्य हैं पूर्वोत्तर भारत के। जो नहीं है वह है सिक्किम। सिक्किम की पोजीशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है सिक्किम राज्य। ठीक है, ये यहाँ पे आप सिक्किम राज्य देख सकते हैं, सिक्किम। ठीक, तो सेवन सिस्टर के अंतर्गत सिक्किम राज्य नहीं आता है। अब इसके साथ हम लोग क्या करेंगे कि ये जो राज्य हैं इन राज्यों की राजधानी जो है इसी मैप के थ्रू जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए असम की राजधानी होती है दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, मिजोरम की राजधानी है आइजोल, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, मेघालय की कैपिटल है शिलोंग और जो सेवन सिस्टर के अंतर्गत नहीं है सिक्किम, उसकी कैपिटल है गंगटोक। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल, ठीक है, मोल का यूज किया जाता है। ठीक है, तो किसी पदार्थ की मात्रा जो है मोल में मापी जाती है। यहां पे जो लक्स दिया है, लक्स या प्रदीप्ति, क्या प्रदीप्ति का मात्रक जो है लक्स होता है, जिसको इंग्लिश में इल्यूमिनस बोलते हैं। ठीक है, तो इल्यूमिनस बोलिए या प्रदीप्ति बोलिए। ठीक है, प्रदीप्ति का मात्रक है लक्स। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है टेस्ला। और जैसा प्रश्न पूछा गया है कि किसी पदार्थ की मात्रा जो है वो किस में मापी जाती है, तो वह है मोल। कार्य का मात्रक होता है जूल। तो इस तरीके से हम चारों ऑप्शन जो है वो देखा। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिटेल में। ठीक, जो यहाँ पे आप मोल देख रहे हो वह जो बेसिक यूनिट हैं, जो मूल इकाइयां हैं, उसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक लिस्ट जो है रखी गई है। यहाँ पे मूल राशियां एवं उनके जो एसआई मात्रक है उनकी लिस्ट दी गई है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 7 मूल राशियां हैं और वो कौन कौन से हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो 3 कॉलम बना है, एक तरफ मूल राशियों का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ उसका मूल मात्रक दिया गया है और तीसरे कॉलम में उसका प्रतीक मतलब कि सिंबल क्या है। ठीक है, तो जो 7 मूल राशियां हैं उसके अंतर्गत यहाँ पे पहले नंबर पे है लंबाई को मीटर में मापते हैं और इसका प्रतीक है स्मॉल m। ठीक है, द्रव्यमान या मास जो है किलोग्राम इसका मूल मात्रक है और इसको स्मॉल केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, या ये कहा जाए इसका जो सिंबल है स्मॉल केजी है। और समय का मात्रक है सेकेंड और इसका प्रतीक है स्मॉल लेटर s। विद्युत धारा एम्पियर में मापा जाता है, इसके लिए कैपिटल A का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है विद्युत धारा उसको एम्पियर में मापते हैं और इसका संकेत है A। ताप टेम्परेचर जो है वो केल्विन में मापा जाता है और इसका जो मूल प्रतीक है वो है K। ठीक है, पदार्थ की मात्रा जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था, पदार्थ की मात्रा जो है
मोल में मापा जाता है। ठीक है, इसका मूल मात्रक क्या है? मोल। और जैसा कि आप जानते हैं कि एक मोल में, ठीक है, किसी पदार्थ के एक मोल में उसके उसके जो संख्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, यह जो है उसमें अणुओं की संख्या होती है। अगर एक मोल, जैसे एक मोल वाटर की बात किया जाए तो इसमें उसमें उपस्थित जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी संख्या होगी 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक। ज्योति तीव्रता की मात्रक जो है वो कैंडेला है। इसका रिप्रेजेंटेशन जो है वह CD से करते हैं। ठीक है, तो इसका जो प्रतीक है CD है। इसके अतिरिक्त जो अन्य राशियां हैं और उनके जो मात्रक हैं उनको भी देख लेते हैं। तो देखिए, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज की बात की जाए तो इसका मात्रक है कूलाम। विद्युत धारिता, ठीक, कैपेसिटेंस फैराडे में मापा जाता है। ठीक, मात्रक है उसका फैराडे में। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी जो है हर्ट्ज में मापी जाती है। प्रतिरोध, जो रेजिस्टेंस है, इसका मात्रक ओम है। और प्रतिरोधकता मतलब कि रेजिस्टिविटी जो है ओम मीटर में मापा जाता है। दाब, जो प्रेशर है, प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो पर यूनिट एरिया में लगने वाला बल ही फोर्स है। लगने वाला पर यूनिट एरिया में लगने वाला जो बल है वह है प्रेशर, दाब है। तो दाब बराबर लिखते भी हैं F/A। ठीक है, तो इसका जो मात्रक है पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उष्मा का मात्रक है कैलोरी। विभवांतर, पोटेंशियल जो है वोल्ट में मापी जाती है। तरंग दैर्ध्य है, वेवलेंथ है, एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है। और एंगस्ट्रॉम और मीटर में अगर आपसे कोई संबंध पूछे तो बताइएगा कि एक एंगस्ट्रॉम, इसका प्रतीक है, ए के ऊपर जो है वो 0 लगाते हैं। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा कि एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10⁻10 मीटर होता है। ठीक है, ध्वनि की प्रबलता जो है वो डेसिबल में मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब, ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वह बार में मापा जाता है। और एक बार जो है 10⁵ पास्कल होता है। ठीक है, तो एक बार जो है वह 10⁵ पास्कल होता है। और इसके साथ में ये याद रखिएगा कि एक पास्कल जो है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो बार बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक बार बराबर हम लोग लिख सकते हैं 10⁵ क्या? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस चीज को भी याद रखिएगा। या 10⁵ पास्कल, ऐसा भी जो है आपसे पूछा जा सकता है कि एक बार और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में क्या रिलेशन होगा? तो एक बार बराबर होगा 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, जल प्रवाह की दर अगर आपसे पूछा जाए तो जल प्रवाह की दर जो होती है क्यूसेक होती है। तो जैसा आप लोग देखे होंगे कि जो डैम वगैरह होते हैं वहां से जो है न्यूज आती है कि आज जो है इस डैम से, ठीक है, जैसे मणिखेड़ा डैम हो गया, ठीक है, तो वहां से इतना क्यूसेक पानी छोड़ा गया। ठीक है, तो जल की प्रवाह का जो रेट होता है, वाटर फ्लो का जो रेट होता है, उसको क्यूसेक में मापते हैं। ठीक है, तो क्यूसेक ये याद रखिएगा। ओजोन परत की जो मोटाई होती है वह डॉप्सन में होती है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक लेयर है, उस एटमॉस्फेरिक लेयर में जो स्ट्रेटोस्फीयर है, क्या, जो समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर है, उसमें ओजोन की परत पाई जाती है। ठीक, तो ओजोन की परत की जो मोटाई है वो डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, तो ये जो है कुछ जो मूल राशियां हैं और कुछ जो विशेष राशियां उनके मात्रक से संबंधित ये इंफॉर्मेशन थी। यहां से जो है प्रश्न अक्सर आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में? ठीक है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट से भी जो है अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसी से जो है यह क्वेश्चन जो है फ्रेम किया गया है। कुडनकुलम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वह किस राज्य में स्थित है, ये पूछा जा रहा है। कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान। तो कुडनकुलम जो है वह तमिलनाडु स्टेट में, ठीक है, तमिलनाडु स्टेट में। अब हम बात करेंगे कि भारत में जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं उनकी स्थिति क्या है, मतलब वह किस राज्य में स्थित है। तो इसी क्रम में हम लोग सबसे पहले इंडिया का मैप देखते हैं। और इंडिया के मैप में एलोकेट यहाँ पे किया गया है कि किस राज्य में कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ठीक है, तो देखिए
राजस्थान में रावत भाटा है, ठीक है, राजस्थान में रावत भाटा। काकरापारा, काकरापारा जो है गुजरात में है, ये याद रखिएगा, काकरापारा गुजरात में है। मीठी वर्दी, ठीक है, या मीठी विरदी, मीठी विरदी या मीठी वर्दी जो है वह गुजरात में है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो पावर प्लांट है, मीठी विरदी जो पावर प्लांट है वह यूएसए की सहायता से बन रहा है। किसकी सहायता से? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो अमेरिका की सहायता से मीठी विरदी जो है पावर प्लांट उसको जो है वो बनाया जा रहा है, ठीक है। तो वहां पे जो प्रोडक्शन होता है उसमें हेल्प कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। जैतापुर जो है वह महाराष्ट्र में है, ठीक है, जैतापुर महाराष्ट्र में है। और यहाँ पे जो हेल्प कर रहा है जो देश वह है फ्रांस, ठीक है। तो फ्रांस की सहायता से जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो बनाया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है, या ये कहा जाए कि आज की डेट में जो इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट कर रहा है, ठीक है। कैगा जो है कर्नाटक में है, देख सकते हैं, कैगा जो है कर्नाटक राज्य में है। कुडनकुलम जो कि प्रश्न पूछा गया था, कुडनकुलम देख सकते हैं तमिलनाडु में है, ठीक। कल्पक्कम, कल्पक्कम जो है वह तमिलनाडु में, ठीक है। तो कुडनकुलम और कल्पक्कम ये दोनों के दोनों जो है वो तमिलनाडु में है। अब देखिए यहाँ पे जो कुडनकुलम है इसकी खासियत ये है कि यह जो है रसिया की सहायता से बनाया गया है, ठीक है। किसकी सहायता से? रूस की सहायता से। तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि जिन जिन देशों की सहायता से ये न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ऑपरेट हो रहे हैं उन देशों का नाम भी पूछा जाता है, ठीक है। तो इस पिक में आपने देखा कि जो मीठी वर्दी गुजरात में है वह अमेरिका की सहायता से बनाया जा रहा है, ठीक है। वहीं पे जो जैतापुर महाराष्ट्र में है वह फ्रांस की हेल्प से जो है यह न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ऑपरेट हो रहा है। वहीं पे कुडनकुलम जो है वो रसिया की सहायता से ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। कल्पक्कम भी तमिलनाडु में है। कुवाडा, इसको ध्यान में रखिएगा, कुवाडा जो है आंध्र प्रदेश में, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में कुवाडा है। हरिपुर, हरिपुर जो है वो पश्चिम बंगाल में है, न्यूक्लियर पावर प्लांट हरिपुर पश्चिम बंगाल में है। और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के तट पे नरोरा, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि उस पावर प्लांट का नाम बताइए जो कि किसी नदी के किनारे स्थापित है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो नरोरा पावर प्लांट है वह गंगा नदी के, गंगा रिवर के किनारे है, ठीक। तो अपने आप में जो है नरोरा जो उत्तर प्रदेश का न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और खासियत क्या है कि यह जो है गंगा नदी के किनारे है। अच्छा, यहाँ पे जो ये जो कुडनकुलम जो प्रश्न पूछा गया था आपसे, ठीक, उसकी खासियत जानते क्या है? उसकी खासियत ये है कि भारत का पहला, ध्यान रखिएगा, भारत का पहला PWR, ठीक है, PWR का मतलब है कि प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है, ठीक है। तो दाब युक्त जल जो न्यूक्लियर रिएक्टर है PWR, पहला, भारत का पहला, तो फर्स्ट PWR बेस्ड अगर कोई न्यूक्लियर रिएक्टर बना भारत में तो वह है कुडनकुलम का। अगला प्रश्न, इसरो ने किस वर्ष में मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत की? ठीक है, तो इसरो के द्वारा मार्स ऑर्बिटर मिशन की शुरुआत कब की जाती है? 2012, 2013, 2014, 2015। सही उत्तर है ऑप्शन बी 2013। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसरो के जो आगामी, ठीक है, जो आने वाले जो मिशंस हैं उनके बारे में। ठीक है, तो चंद्रयान 4 की जो बात की जा रही है वह 2028 के लिए की जा रही है। ठीक है, तो चंद्रयान 4 जो है 2028 में लॉन्च किया जाएगा। और इससे पिछला जो चंद्रयान 3 था, ठीक, आप जानते होंगे चंद्रयान 3 2023 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, यह मिशन जो है 2000 अगर चंद्रयान 3 की बात किया जाए तो ये 2023 में, लास्ट ईयर में, ये काफ़ी न्यूज़ में भी था, इसको भी ध्यान रखिएगा। और कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो चंद्रयान 4 याद रखें 2028 में ये मिशन जो है वो लागू होगा, मतलब कि आएगा अस्तित्व में। और इसका मुख्य कार्य क्या है? चंद्रमा से नमूने लेकर पृथ्वी तक पहुंचाना। लूपेक्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये अगले साल का प्रोजेक्ट है, 2025 में यह लॉन्च होगा। और यह जक्सा, जो जापान की स्पेस एजेंसी है जक्सा, और इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, ठीक, उसका जो है ज्वाइंट वेंचर है। और यह चांद, ठीक है, मून के जो है अन्वेषण में यह मिशन काम करेगा। गगनयान जो 3 मिशन है यह 2025 में, मतलब कि अगले साल ये लॉन्च होगा। और इसकी खासियत ये है कि यह 3 सदस्यों का चालक दल के साथ मानव मिशन है। ठीक है, तो इसमें जो है 3 मेंबर जो है इसमें भेजे जाएंगे।
गगनयान 1 और 2, इसकी जो जो बात की जा रही है वह इसी साल की जा रही है 2024 में। ठीक है, तभी देखते हैं। यह भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन होगा। ठीक है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है, भारत का पहला मानव रहित मिशन। शुक्रयान फर्स्ट, ठीक है, शुक्रयान फर्स्ट जो है यह मिशन 2025 का है। शुक्र के वायुमंडलीय का अध्ययन करेगा। तो शुक्र का जो एटमॉस्फेयर है उसकी स्टडी के लिए शुक्रयान फर्स्ट 2025 में जो है भेजा जाएगा। मंगलयान 2 की भी तैयारी चल रही है 2026 के लिए, और इसका काम क्या होगा? मंगल ग्रह तो भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन है। ठीक है, निसार, निसार में ध्यान रखिएगा, यह नासा और इसरो का ज्वाइंट वेंचर है। ठीक है, और इसका काम है अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, तो अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए निसार को जो है वो तैयार किया जा रहा है, और यह मिशन है 2024 इसी वर्ष का। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा DRDO, ठीक है, द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? ठीक, तो दिए गए ऑप्शन में आपका सही उत्तर है पिनाका। ठीक है, पिनाका जो है यह एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। इसके अलावा अगर हम लोग त्रिशूल की बात करें, ठीक है, तो त्रिशूल जो है सरफेस टू एयर, ठीक है, सरफेस टू एयर अटैक करने वाली मिसाइल है। धनुष जो है सरफेस टू सरफेस, ठीक है, जमीन से जमीन पे मार करने वाली मिसाइल है धनुष। पृथ्वी जो है यह भी सरफेस टू सरफेस ही अटैक करती है। ठीक है, जमीन से जमीन पे मार करती है, और एक्चुअली में जो धनुष है ना, यह नेवल वर्जन मान लीजिए पृथ्वी का। ठीक है, मतलब कि धनुष जो है, जो वारशिप होते हैं उस पे जो है वहीं से ये जो है इसको लॉन्च किया जा सकता है। और चूंकि ये समुद्री क्षेत्र के सुरक्षा के लिए जो है इसको जो है वो लगाया जाता है, जैसे किसी देश का पोर्ट जो है वो बंदरगाह जो है उड़ाना हो, ठीक है, तो धनुष का इस्तेमाल करेंगे। और यह जो है वारशिप होती है, युद्धपोत होते हैं, वहीं से इसको लॉन्च किया जा सकता है। ठीक, तो और धनुष के बारे में ये भी खासियत है कि इसकी जो रेंज है लगभग 700 किलोमीटर के, कितना? 700 किलोमीटर इसकी रेंज है धनुष की। ठीक, और पृथ्वी जो मिसाइल है, ठीक, पृथ्वी मिसाइल ध्यान रखिएगा जमीन से जमीन पे मार करने वाली सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठीक, उबुंटू की बात करते हैं। ठीक है, तो उबुंटू क्या है? तो उबुंटू जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम बात करेंगे कि जो और ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हाल फिलहाल में ऑपरेट हो रहे हैं, ठीक, जिनका यूज किया जा रहा है, वो कौन कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लिस्ट देख सकते हैं। यहाँ पे 2 लिस्ट है। ठीक है, एक है डेस्कटॉप एंड लैपटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो डेस्कटॉप और लैपटॉप पे चलते हैं, और दूसरा है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो मोबाइल बेस्ड हैं। ठीक है, तो डेस्कटॉप और लैपटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज आप लोग यूज भी कर रहे हैं। जो मैं लैपटॉप जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज ही है, और लेटेस्ट में अभी जो चल रहा है विंडोज 11 चल रहा है। इसके साथ मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ओएस, ठीक, यह जो है एप्पल कंपनी का नाम सुना होगा, एप्पल के द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया है। और जो करंट में जो लेटेस्ट जो वर्जन चल रहा है मैक ओएस सोनोमा चल रहा है। क्या? मैक ओएस सोनोमा। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो लेटेस्ट वर्जन के ऑपरेटिंग सिस्टम है उनका नाम दे दिया जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा कि इसको डेवलप करने वाली कंपनी का क्या नाम है। ठीक है, लिनक्स भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और यह ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब यहाँ पे बात आती है कि आखिर ये जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह क्या होता है। ठीक, तो देखिए, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने के लिए आपको जो है किसी को चार्ज नहीं करना पड़ेगा। ठीक, आप किसी के बिना परमिशन से जो है फ्रीली जो है आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। तो इसी को बोलते हैं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जबकि आप विंडोज जो है आपको परचेज करनी पड़ती है, बिना जो है इस कंपनी के परमिशन से आप जो है यूज नहीं कर सकते। ठीक, तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन है किस किस नाम से है? उबुंटू, फेडोरा, डेबियन, सेंट ओएस, आर्क लिनक्स, ठीक है, मैंड्रीवा, ये जो है लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है। ठीक है, क्रोम ओएस, ठीक है, क्रोम ओएस जो क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम है यह जो गूगल के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो गूगल ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम है।
ठीक है। और इसको जो बनाया गया था क्रोम बुक के लिए, किसके लिए? क्रोम बुक्स के लिए। अब हम बात करेंगे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। एंड्रॉयड, आप लोग जो है एंड्रॉयड बेस्ड जो है मोबाइल यूज करते हैं, तो एंड्रॉयड यह जो है गूगल के द्वारा डेवलप किया गया है। जो एंड्रॉयड है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम या गूगल के द्वारा जो है डेवलप किया गया है। तो बहुत सारे जो है स्मार्टफोन और टैबलेट जो है हम लोग एंड्रॉयड बेस्ड यूज करते हैं, तो उसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। iOS, ठीक है, जो iOS है एप्पल के द्वारा डेवलप किया गया है। किसके द्वारा? एप्पल के द्वारा। जैसे कि आईफोन्स, आईपैड्स, ठीक है, तो आईफोन्स, आईपैड्स जो है यह iOS जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका यूज करते हैं। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि यहाँ पे आई क्या है? OS तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक, आई क्या है? आई का मतलब, तो देखिए यहाँ पे जो आई का मतलब है, शुरू शुरू में यहाँ पे आई का मतलब था इंटरनेट। क्या था? इंटरनेट। बाद में जो है इसका मतलब जो चेंज हुआ। इसके बाद नाम ये जो हुआ इनोवेशन, ठीक है, इनोवेशन कहलाया, ठीक है, आई का मतलब। और इंडिविजुअलिटी, ठीक है, व्यक्तिगत, ठीक है, तो इंडिविजुअल से जो है इंडिविजुअलिटी बना है। तो इसमें जो आई है वो तीन चीजें है, इंटरनेट, इनोवेशन और इंडिविजुअल, ठीक है। तो आई का मतलब अगर कोई पूछे कि iOS में आई क्या है, तो शुरू शुरू में आई का मतलब यहाँ से इंटरनेट था, फिर जो है इनोवेशन और इंडिविजुअलिटी जो है यह जो आई जो है वो रिप्रेजेंट करता है। हार्मोनी OS, यह जो हुआई जो कंपनी है चाइना की, उसके द्वारा जो है वो डेवलप किया गया है। बहुत सारे स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स में जो है यह यूज होता है। काई OS, KAIOS, ये जो है डिजाइन फॉर फीचर फोन्स और जो है ये भी स्मार्टफोन्स वगैरह में जो है इस्तेमाल होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न, सबरीमाला मंदिर कहां पर स्थित है? ठीक है, तो सबरीमाला स्थित है केरल राज्य में। और जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में एक ऑर्डर पेश किया, जिस ऑर्डर के तहत जो एक रिस्ट्रिक्शन था इस मंदिर में जाने से, मतलब मना करने के लिए जो प्रतिबंध था वो यह था कि 10 से लेकर 50 वर्ष की जो महिलाएं हैं, ठीक, वह इस मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसी के खिलाफ जो है वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है ऑर्डर दिया, और इस ऑर्डर के द्वारा जो है हर एक महिला जो किसी भी उम्र की जो है वो इस मंदिर में प्रवेश कर सकती है, ठीक है। तो पहले जो है सबरीमाला में 2018 से पहले जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आया था, तो यह रिस्ट्रिक्शन था कि 10 से 50 साल की जो महिलाएं हैं वह जो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती, ठीक, मंदिर में जा नहीं सकती। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित है? नहीं है, ठीक है। तो आपको बताना है कि कौन सा स्मारक जो है वो दिल्ली में स्थित नहीं है, ठीक। तो देखिए अलई दरवाजा जो है वह दिल्ली में है, ठीक, या दिल्ली में है, और इसको बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने बनाया था अलई दरवाजा का? अलई से जो है अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलई दरवाजा बनाया था। बुलंद दरवाजा जो है वह अकबर के द्वारा बनाया गया था। कहां पे? आगरा फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। और यह बनाता है अपने गुजरात विजय के बाद, ठीक है। तो गुजरात विजय के बाद जो है अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा बनाया जाता है। इंडिया गेट जो है, जो हमारे जो नेशनल मूवमेंट के जो लीडर हैं उनकी याद में जो है इंडिया गेट दिल्ली में है, ठीक, ये भी जो है दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा, ठीक है, हुमायूं का मकबरा जो है ध्यान रखिएगा ये भी जो है दिल्ली में है, और इसको 1500, ध्यान दीजिएगा, इसको 1565 ईस्वी में वेग बेगम के द्वारा बनाया गया था, ठीक। तो वेग बेगम के द्वारा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, हुमायूं का मकबरा वेग बेगम के द्वारा 1565 में बनाया गया था, ठीक है। तो ये भी कहाँ है? दिल्ली में ही है, ठीक है, ये भी जो है वो दिल्ली में है। तो अलई दरवाजा, इंडिया गेट, हुमायूं का मकबरा, ये तीनों के तीनों जो है दिल्ली में है। जो दिल्ली में नहीं है वह कौन सा है? बुलंद दरवाजा। यह कहाँ है? आगरा फतेहपुर सीकरी, ठीक है, ऑप्शन बी। वर्ष 2019 के लिए 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? ठीक है, यह उस समय का जो है करंट अफेयर है, इस वजह से यह प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए जो 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह दिया गया था ए अच्युतन नंबूतिरी को, ठीक है, ए अच्युतन नंबूतिरी को जो है यह पुरस्कार दिया गया था, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है।
और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो यह ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ठीक है, तो भारत में साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब इसके संबंधित कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो देखिए, हाल फिलहाल में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया 2022 में 97वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, इसको कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मावजो को। ठीक है, 2023 में 59वां, ठीक है, 59th जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह गुलजार को और जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया है। ठीक, व्यास सम्मान की बात कर लेते हैं, लगे हाथ। यह भी जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2023 33वां व्यास सम्मान जो है पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यायावर हेतु दिया गया था। ठीक है, 2022 में जो 32वां व्यास सम्मान है वह ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था। उनकी हिंदी कृति जो है पागल खाना के लिए, किसके लिए? पागल खाना के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये भी जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और 2023 में जो 33वां साहित्य अकादमी पुरस्कार था वह प्रभा वर्मा को दिया गया था, उनके उपन्यास रीत सती लक्षण के लिए। ठीक है, रीत सती लक्षण के लिए दिया गया था। ठीक है, 2022 में जो 32वां साहित्य अकादमी पुरस्कार है शिव शंकर अली, ठीक है, तमिल पुस्तक सूर्यवंशम के लिए दिया गया था। ठीक है, किसके लिए दिया गया था? सूर्यवंशम के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। ठीक है, नमक आंदोलन जो है वह स्टार्ट किया था। तो दांडी गुजरात के किस जिले में? तो ध्यान रखिएगा, दांडी जो है नवसारी जिले में। किस जिले में है? नवसारी जिले में। तो गुजरात के नवसारी जिले में दांडी है, वहीं से जो है नमक मार्च जो है वो प्रारंभ होता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नमक मार्च जो है नमक कानून तोड़ने के लिए जो है वो स्टार्ट किया गया था। ठीक है, साबरमती आश्रम से। तो महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से जो है यह मार्च स्टार्ट किया था। ठीक है, कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL, ठीक है, URL का पूर्ण रूप क्या है? ठीक, तो यूनिक रिवोक्ड लोकेशन, इसका मैं मतलब ही बता दें। देखिए, यहाँ पे सही उत्तर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक, URL का जो फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ठीक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? जी हाँ, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, तो अब हम लोग ये जानेंगे कि जो राष्ट्रीय आंदोलन के समय जो प्रमुख नारे या ये कहा जाए स्लोगन जो लाए गए थे, ठीक, वह किसके द्वारा लाए गए थे? ठीक, ये हम नाम देखेंगे, ये पूरी लिस्ट देखेंगे। तो यहाँ पे वही लिस्ट जो है आपके सामने दी गई है। तो जैसा कि प्रश्न में था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह बाल गंगाधर तिलक ने दिया था यह स्लोगन। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्लोगन दिया गया था। सत्यमेव जयते महात्मा गांधी ने कहा था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा स्लोगन दिया गया था। इंकलाब जिंदाबाद ऑप्शन में भी था, इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। ठीक है, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ठीक है, यह जो नारा है राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया था। ठीक है, साइमन वापस जाओ, गो बैक साइमन, यह नारा जो है लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। ठीक है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? ठीक, लाइकेन, यूलोथ्रिक्स, मार्सिलिया, फ्यूनेरिया। ठीक, यहाँ पे सही उत्तर है लाइकेन। ठीक है, तो लाइकेन जो है वह सिम्बियोटिक रिलेशनशिप को दर्शाता है। अब बात आती है कि यह जो सहजीवी संबंध है वह होता क्या है। ठीक है, जैसे मान लें कि दो लोग हैं ए और बी। ठीक है, जब ए को भी फायदा हो बी से और बी को भी फायदा हो ए से, ठीक, तो ऐसे रिलेशनशिप को सिम्बियोटिक या सहजीवी संबंध बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? जब दोनों को फायदा हो एक दूसरे से तो इसको बोलते हैं सहजीवी संबंध। अब देखिए लाइकेन में क्या होता है, लाइकेन में एक तरफ जो है कवक होता है, कवक,
और दूसरा इसका जो पार्टनर होता है वो होता है शैवाल। क्या होता है? शैवाल। ठीक है, तो एक तरफ कवक हो गया और दूसरी तरफ हो गया शैवाल। तो कवक और शैवाल, इसकी जो है सहजीविता है क्या? इसकी सहजीविता कहलाती है लाइकेन। इसकी सहजीविता कहलाती है लाइकेन। तो देखिए कवक को क्या फायदा फायदा होता है शैवाल से? तो शैवाल फोटोसिंथेसिस करता है और इसकी वजह से जो भोजन निर्माण करता है या भोजन का उपयोग कवक के द्वारा किया जाता है। समझ रहे हैं? और शैवाल को कवक से क्या फायदा होता है? तो कवक के द्वारा मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, ये जो है प्रोवाइड किया जाता है किसको? शैवाल को, एल्गी को। ठीक है, तो इस तरीके से कवक मतलब कि फंगस और शैवाल मतलब एल्गी, इन दोनों को जो है एक साथ रहने में फायदा होता है और इनका जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है वही जो है लाइकेन कहलाता है। ठीक है, भारत में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ठीक है, तो आपको बताना है कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिमला। CPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में है। अब इसके साथ और भी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, उनके बारे में एक दृष्टिपात करते हैं। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में है। ठीक है, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश। ठीक, भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान रांची में है, रांची झारखंड। ठीक है, तो ये जो संस्थान है वह जो है नेशनल लेवल के जो है इंस्टीट्यूट हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं। ये इंस्टीट्यूट जो है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस वजह से आपके सामने यहाँ प्रस्तुत किया गया है। ठीक, तो इसकी जो है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? यहां पे पूछा जा रहा है कि कौन सा देश जो है बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है। ठीक, ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है नेपाल, सी है भूटान और डी ऑप्शन है मालदीव। तो दिए गए ऑप्शन में हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, मालदीव जो है बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है, जबकि भारत, नेपाल और भूटान जो है बिम्स्टेक के मेंबर हैं। ठीक, अब हम क्या जानने की कोशिश करेंगे कि बिम्स्टेक में कौन कौन से मेंबर हैं, सार्क में कौन कौन से मेंबर हैं और आसियान जो देश हैं उनमें कौन कौन से देश आते हैं या उनके सदस्य कौन है। ठीक है, तो इसके लिए एक सिंपल सा ये एक वेन डायग्राम आप देख सकते हैं। ठीक, जिसमें सार्क देख सकते हैं, सार्क, बिम्स्टेक और आसियान के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो देखिए सार्क की स्थापना होती है 8 दिसंबर 1985 को, स्थापना भी पूछा जाता है। और सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यह सार्क का फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना कब होती है? 8 दिसंबर 1985 को। ठीक है, और इसकी स्थापना होती है ढाका में और सार्क का हेडक्वार्टर बनाया गया काठमांडू, नेपाल में। बिम्स्टेक की स्थापना होती है, ध्यान दीजिएगा, बिम्स्टेक की स्थापना होती है 6 जून 1997 को। ठीक, आसियान का जो स्थापना है वह 8 अगस्त 1967 को होता है। ठीक है, और आसियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब देखिए यहां पे जो आप लोग ये येलो सर्कल देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये जो है येलो सर्कल है। ठीक है, इस येलो सर्कल के अंतर्गत जो देश हैं, ठीक है, वो सारे सार्क के मेंबर हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ग्रीन सर्कल आप देख रहे हैं, ये सारे जो देश हैं वो आपको जो है बिम्स्टेक के मेंबर दिखाई पड़ रहे हैं। और जो आसियान के मेंबर है ये ब्लू सर्कल वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सार्क के अंतर्गत, इस येलो सर्कल के अंतर्गत देखिए वो सारे जो देश हैं वह सार्क के मेंबर होंगे। तो अफगानिस्तान 1, मालदीव 2, पाकिस्तान 3, इंडिया 4, बांग्लादेश 5, भूटान 6, नेपाल 7 और श्रीलंका 8। तो सार्क में जो है टोटल नंबर ऑफ सदस्य कितने हैं? 8 मेंबर हैं। ठीक है, अब बिम्स्टेक की बात करते हैं। बिम्स्टेक, यह जो ग्रीन सर्कल आप लोग देख रहे हो, ये जो ग्रीन सर्कल, ठीक है, ग्रीन सर्कल के अंतर्गत जो देश हैं वो बिम्स्टेक के सदस्य हैं। इंडिया 1, बांग्लादेश 2, भूटान 3, नेपाल 4,
श्रीलंका 5, म्यांमार 6, थाईलैंड 7। तो बिम्स्टेक में 7 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं? 7 मेंबर हैं बिम्स्टेक में। आसियान की बात करते हैं। आसियान में जो आप ये ब्लू सर्कल के अंतर्गत देख रहे हैं जो भी देश, वो सारे के सारे मेंबर जो हैं वो आसियान के हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें म्यांमार, थाईलैंड, म्यांमार 1, थाईलैंड 2, फिलीपींस 3, मलेशिया 4, सिंगापुर 5, इंडोनेशिया 6, ब्रुनेई 7, वियतनाम 8, लाओपीडिया मतलब लाओस 9 और कंबोडिया 10। तो आसियान में टोटल मेंबर कितने हैं? 10 मेंबर हैं। ठीक है, अब देखो, आपसे इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आप उन देशों के नाम बताइए जो कि बिम्स्टेक और सार्क दोनों के मेंबर हैं। तो आप यहां पे ये वाला जो कॉमन समूह देख रहे हैं, ये वो देश हैं जो बिम्स्टेक के भी मेंबर हैं और सार्क के भी मेंबर हैं। तो कौन कौन है इसमें? इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका। तो इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका ये वो देश हैं जो बिम्स्टेक के साथ साथ सार्क के भी मेंबर हैं। अब दूसरा एक प्रश्न ये आपसे पूछा जा सकता है कि वह कौन कौन से देश हैं जो बिम्स्टेक के भी मेंबर हैं और आसियान के भी मेंबर हैं। ठीक है, आसियान के और बिम्स्टेक दोनों के मेंबर हैं। तो यहाँ पे आप केवल ये 2 देश देख सकते हो। ठीक है, एक है म्यांमार और दूसरा है थाईलैंड। तो म्यांमार और थाईलैंड ऐसे ये 2 देश हैं जो कि बिम्स्टेक के साथ साथ आसियान के भी मेंबर हैं। तो यह एक संक्षिप्त परिचय था सार्क, बिम्स्टेक और आसियान के बारे में। अगला प्रश्न, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, तो आत्माराम पांडुरंग जो है वो प्रार्थना समाज के संस्थापक होते हैं। आगे चलकर जो महादेव गोविंद रानाडे हैं इसके सदस्य बनते हैं और आगे जो है वो आगे इसको लेकर चलते हैं। ठीक है, तो प्रार्थना समाज का संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो आत्माराम पांडुरंग बताएगा, ऑप्शन बी। अब ये जो लिस्ट है देखने में बड़ी जो है खतरनाक लग रही है। ठीक, लेकिन क्या किया जाए, इस लिस्ट से जो है आपके सामने प्रश्न जो है आने वाले पेपर में मिलेंगे। ठीक, इस वजह से ये लिस्ट चिपकाई गई है। और यह लिस्ट है क्या? यह लिस्ट है हिंदू सामाजिक धार्मिक आंदोलन एवं संगठन। ठीक है, तो जैसा कि अभी आपने जो है ये पिछला प्रश्न देखा, पिछला प्रश्न क्या था? इसी लिस्ट से ही था। ठीक है, यहाँ पे प्रार्थना समाज के संस्थापक की बात की गई है। तो ये सब जो है प्रश्न यहाँ से जो है प्रश्न आते हैं, इस वजह से जो है हमारा इस लिस्ट को जानना जो है जरूरी है। ठीक है, तो जो प्रार्थना समाज था यहाँ पे देख सकते हैं, ये लिस्ट में जो है यहाँ पे है। ठीक है, तो चलिए ये पूरी लिस्ट ही देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है 4 कॉलम बनाए। ठीक है, एक है संगठन, दूसरा है वर्ष मतलब कि उसकी स्थापना कब हुई थी, और तीसरा कॉलम है संस्थापक मतलब कि उसकी स्थापना किसने की थी, और कहां पे मतलब स्थान वह जगह जहां पे यह जो है संगठन काम कर रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी की बात करते हैं। एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित किया जाता है विलियम जोन्स के द्वारा। ठीक है, तो एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक विलियम जोन्स हैं और इसका स्थान होता है कलकत्ता, बंगाल में। युवा बंगाल आंदोलन 1826 का है, इसके संस्थापक हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा, पूछा भी जाता है। तो यंग बंगाल मूवमेंट, ठीक है, यंग बंगाल आंदोलन जो है उसको इंग्लिश में यंग बंगाल मूवमेंट भी बोलते हैं। यह 1826 का है, हेनरी लुई विवियन डेरोजियो के द्वारा स्थापित किया गया था। यह आंदोलन को इनिशिएट किया गया था। यह कहाँ ऑपरेट हो रहा था? कलकत्ता में। ब्रह्म समाज 1828 का है, राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया गया था। ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी कहाँ पे? कलकत्ता, बंगाल में। तत्वबोधिनी समाज, ये भी पूछा जाता है, 1839 का है, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था। कहाँ? कलकत्ता, बंगाल में। परमहंस मंडली 1840, यह प्रश्न हाल फिलहाल में जो है पीसीएस एग्जाम में पूछा गया है। परमहंस मंडली 1840 का है, गोपाल हरि देशमुख के द्वारा स्थापित किया गया था। कहाँ पे? बंबई में। रहनुमाई माजदायशन सभा, रहनुमाई माजदायशन सभा जो है 1851 का है, दादा भाई नरौजी के द्वारा स्थापित किया गया था। कहाँ पे? मुंबई में, बंबई में। ठीक है, बंबई में। आर्य समाज 1875 का है, ध्यान रखिएगा। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा बंबई में। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 का है, यह मैडम HP वोलोस्की और कर्नल
एच.एस. अलकॉट के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, और इसकी स्थापना, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में किया जाता है। ठीक, और उसी की ब्रांच जो है वह भारत में खोली जाती है, एक आईआईटी मद्रास के पास। ठीक है, वो एनिमेशन के द्वारा, और बाद में जो है और लोग भी जो उनके साथ जुड़ते हैं। तो भारत में अगर थियोसॉफिकल सोसाइटी की नींव डालने की अगर बात करें तो एनिमेशन का नाम आता है। ठीक है, अदरवाइज मूल रूप से 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम एस.पी. वोलोस्की और कर्नल एच.एस. अलकॉट के द्वारा किया गया था। कहां पे? न्यूयॉर्क में। दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, ये भी जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी 1884 में जी आगरकर के द्वारा स्थापित की गई थी। अब कुछ और लिस्ट है। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में महागोविंद रानडे के द्वारा बंबई में। देव समाज 1887 में, शिव नारायण अग्निहोत्री लाहौर में। रामकृष्ण मिशन 1897, स्वामी विवेकानंद बेल्लूर में। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा बंबई में स्थापित किया गया था। और जैसा कि हम जानते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो पॉलिटिकल गुरु थे, किसके? महात्मा गांधी के। तो अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु का क्या नाम, तो गोपाल कृष्ण गोखले। पूना सेवा सदन की बात करें तो 1909 में श्रीमती रामाबाई रानाडे के द्वारा पूना में किया गया था। सोशल सर्विस लीग 1911 में एन.एम. जोशी के द्वारा बंबई में किया गया था। ठीक है, तो सोशल सर्विस लीग 1911 में एन.एम. जोशी के द्वारा। सेवा समिति 1914 में एच.एन. कुंजरू के द्वारा इलाहाबाद प्रयाग में। हिंदू महासभा 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा हरिद्वार में किया गया था। ठीक है, वीमेंस इंडियन एसोसिएशन 1917 में लेडी सदाशिव अय्यर मद्रास में किया गया था। ठीक है, विश्व भारती 1921 रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा कलकत्ता में। एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, आप लोग को जो है ज्यादा स्क्रीनशॉट वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना है, या पूरी पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, बस आप जो है कॉन्सेंट्रेशन के साथ इसको बस सुनते रहिए। ठीक है, सुनते रहिए, धीरे धीरे सुनते सुनते जो है आपका नॉलेज लेवल जो है बढ़ना तय है। ठीक, आगे चलते हैं। इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से दो देश स्थलरुद्ध हैं? ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका आर लैंडलॉक। ठीक है, तो आपको लैंडलॉक कंट्री बताना है दक्षिण अमेरिका का। ठीक है, तो पराग्वे, बोल्विया, ऑप्शन ए चिली, इक्वाडोर, सी ऑप्शन है गुआना, सूरिनाम, डी ऑप्शन है ब्राजील एंड वेनेजुएला। देखिए यहाँ पे सही उत्तर है पराग्वे एंड बोल्विया। ठीक है, तो पराग्वे और बोल्विया केवल दो ही देश ऐसे हैं साउथ अमेरिका में जो कि लैंडलॉक्ड हैं। ठीक है, उत्तर अमेरिका में, इसके साथ याद रखें, उत्तर अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में एक भी लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो साउथ अमेरिका का, जो दक्षिण अमेरिका का मैप है उसको देखते हैं और इनके देशों को देखते हैं। ठीक है, तो जो प्रमुख देश हैं उनको देखते हैं। ठीक, ब्राजील का नाम जो है अक्सर आप सुनते होंगे। तो ब्राजील की कैपिटल ब्रेसिलिया है। क्या? ब्रेसिलिया ब्राजील की कैपिटल है। उरुग्वे की कैपिटल मोंटेविडियो है। ठीक है, मोंटेविडियो उरुग्वे की कैपिटल है। पैराग्वे, ये देखिए पैराग्वे है। एसुनसियोन, ठीक है, एसुनसियोन जो है पैराग्वे की कैपिटल है। और ये क्या है? लैंड लॉक कंट्री है। यही आपसे प्रश्न पूछा गया था। ये पैराग्वे जो है लैंड लॉक्ड कंट्री है यहाँ पे। ठीक, एसोसियोन जो है इसकी कैपिटल है। दूसरा देश देखिए इसके बगल में ही सटा हुआ, ये है बोल्विया, जो कि दूसरा लैंडलॉक स्टेट है या कंट्री है। किसका? साउथ अमेरिका का। ठीक है, बोल्विया। और बोल्विया की कैपिटल है लापेज। ठीक है, लापेज है बोल्विया की कैपिटल है। अच्छा, तो ये तो दो देश ऐसे हो गए, पहला पैराग्वे ले लीजिए, दूसरा जो है बोल्विया। ये क्या है? लैंडलॉक्ड हो गए। अब अर्जेंटीना को देखते हैं। अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनस एरिस। चिली की कैपिटल है सेंटियागो। अक्सर पूछा जाता है, ठीक है, कि चिली की कैपिटल बताइए। पेरू की कैपिटल है लीमा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहां पे है, तो बताइएगा पेरू की कैपिटल लीमा में। कहां? पेरू की राजधानी लीमा में अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इंडिया का कहां पे है? इंडियन सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह है शिमला में।
इक्वाडोर की कैपिटल देख लीजिए, क्विटो जो है इक्वाडोर की कैपिटल है, यहाँ पे क्विटो दिया है। कोलंबिया की कैपिटल बगोटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बगोटा जो है कोलंबिया की कैपिटल है। वेनेजुएला की कैपिटल है कराकस, कराकस जो है वो वेनेजुएला की कैपिटल है, ठीक है। तो एक संक्षिप्त जो है ये अवलोकन था किसका, साउथ अमेरिका के जो कुछ इंपॉर्टेंट देश हैं जो न्यूज में रहते हैं उनके बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के द्वारा होता है, ठीक है। तो वायरस से होने वाले रोग के बारे में बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में हमारा जो सही उत्तर है वो है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो है वायरस के द्वारा होता है। बाकी टाइफाइड, क्षय रोग, हैजा, ये तीनों जो हैं वो जीवाणु के द्वारा होते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है। बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। जबकि जो चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, ये जो है वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा, ठीक। अब देखिए हमारे पास एक लिस्ट है, ठीक है। लिस्ट क्या है कि विषाणु मतलब कि वायरस से होने वाले रोग, ठीक है, जीवाणु से होने वाले रोग और फंगस से होने, कवक से होने वाले रोग, ठीक है। तो पहले हम जो है वायरस से होने वाले जो बीमारियां हैं उनको देखते हैं। तो वायरस से होने वाली बीमारी है एड्स, ठीक है, एड्स, AIDS, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो यह HIV वायरस के द्वारा होता है, ठीक है। वायरस का क्या नाम है, HIV। एड्स जो है वो HIV वायरस के द्वारा, ह्यूमन इम्यूनो वायरस के द्वारा, ठीक है, एड्स होता है। डेंगू, ये भी जो वायरस के द्वारा होता है। पोलियो भी वायरस के द्वारा, चेचक भी, खसरा, रेबीज, चिकन पॉक्स, हर्पीज, गलसोथ, जिसको मम्प्स बोला जाता है, गलसोथ को मम्प्स बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ये सारे जो है वायरस के द्वारा होते हैं। जीवाणु द्वारा होने वाला जो रोग है ये है टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, निमोनिया, प्लेग, डिप्थीरिया, ये सारे जो है बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। फफूंद के द्वारा होने वाले जो रोग हैं, ठीक है, मतलब कि जो फंगस के द्वारा होते हैं, ये है दमा, अस्थमा, एथलीट फूट, ठीक है, एथलीट फूट, खाज, गंजापन, ये सब जो है वह फंगस के द्वारा होते हैं। अगला प्रश्न, किस भारतीय राज्य के मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है, ठीक। तो आपको उस स्टेट का नाम बताना है जिसकी तट रेखा सबसे ज्यादा लंबी है, ठीक। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो ये है गुजरात। अब इसके साथ हम लोग ये जानेंगे कि वह कितने राज्य हैं जिनकी तट रेखा समुद्र से लगती है, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग मैप से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अपने देश का मैप है भारत का। तो देखिए जो मुख्य तौर से जो राज्य हैं, ठीक है, जो मेन स्टेट हैं वह है 9 जिनकी सीमा रेखा, जो मेन स्टेट हैं, ठीक है, वो है 9 जिनकी सीमा रेखा जो है वो समुद्र के साथ लगती है, ठीक। तो 9 कौन है, एक गुजरात, ठीक, गुजरात के बाद महाराष्ट्र 2, यहाँ पे गोवा है, ठीक है, जो दिखाई नहीं पड़ा आपको, ठीक है, गोवा 3, कर्नाटका 4, देख सकते हैं ये अरेबियन सी को टच करते हैं, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, आंध्र प्रदेश के बाद इधर उड़ीसा 8, वेस्ट बंगाल 9। ये जो है मुख्य 9 राज्य हैं जिनकी तट रेखा जो है समुद्र को टच करती है, ठीक है। अब इनके अलावा 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, 4 जो है यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक, जो कि समुद्र में, ठीक है, ठीक। इधर जो है आप अंडमान निकोबार को ले सकते हो, इधर लक्षद्वीप को ले सकते हैं, इधर जो है आप दादरा नगर हवेली वगैरह को ले सकते हो। तो इस तरीके से जो है टोटल अगर राज्यों की बात की जाए, ठीक है, तो मुख्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तो उस तरीके से हो जाएगी 9 + 4 मतलब कि 13। लेकिन मुख्य तौर से जो राज्य हैं वह है 9, ठीक। अब इसमें सबसे लंबी जो तट रेखा है वह गुजरात की है। इसकी लंबाई भी जो है आप याद कर सकते हैं 1214.7 किलोमीटर के। दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र 652.6 किलोमीटर। केरल जो है वो तीसरे नंबर पे है 569.7 किलोमीटर और उड़ीसा जो है 476.7 किलोमीटर है, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी तट रेखा की लंबाई है, आप याद रख सकते हैं। भारत की संसद द्वारा पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, ठीक है। तो जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 में पारित किया गया था और यह भारत के लिए इन्वायरमेंट के संदर्भ में एक अम्ब्रेला एक्ट है, ठीक है, अम्ब्रेला एक्ट है। इसके तहत से बहुत सारे इन्वायरमेंट के प्रोविजन जो है वो कंट्रोल होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, इसको अम्ब्रेला एक्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अम्ब्रेला एक्ट भी बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कुछ पर्यावरण से संबंधित कुछ जो इंपॉर्टेंट अधिनियम है उनका जो है एक डायग्राम दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है।
तो भारतीय वन अधिनियम 1927 का है, ठीक है। तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का है। जैव विविधता एक्ट 2002 का है। जैव विविधता अधिनियम बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 का है। जो प्रश्न में पूछा गया था पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 का है। वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 का है। ये भी जो है बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 का है। अच्छा, ये तो एयर का है। अगर आपसे पूछा जाए कि जल, ठीक है, वायु को रिप्लेस कर दीजिए जल से, ठीक है। तो जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम ये कब का है? तो ये याद रखिएगा 1974 का है। कब का है? 1974 का है। और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, यह 1980 का है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है, 1972 का है, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वह जो है 1972 का है। कब का है? 1972। और 1972 के बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आता है। 1972 के बाद एक साल बाद, ठीक है, एक साल बाद 1973 में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लाया जाता है। क्या लाया जाता है? प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर जो है, ध्यान रखिएगा, यह 1973 का है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में से ध्वनि नहीं जा सकती है? ठीक है, तो देखिए, ध्वनि को गुजरने के लिए, पास ऑन होने के लिए मीडियम का होना जरूरी है, ठीक है। मीडियम कैसा भी हो, ठीक है, उसकी डेंसिटी कैसी भी हो, मीडियम होना चाहिए, ठीक। तो देखिए, इस्पात माध्यम है, वायु माध्यम है, दूध माध्यम है। माध्यम कौन नहीं मिल रहा है? निर्वात, वैक्यूम। वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं है, निर्वात। तो निर्वात से ध्वनि नहीं जा सकती है। तो यहां पे प्रश्न क्या होगा? प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो वैक्यूम, वैक्यूम से ध्वनि पास ऑन नहीं होती है। अच्छा, वायु में अगर ध्वनि की स्पीड पूछा जाए, ध्यान रखिएगा, तो एयर में वायु की स्पीड होती है 332 मीटर, 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 332 मीटर पर सेकेंड। एक और चीज याद रखिएगा, सबसे ज्यादा स्पीड ध्वनि की जो होती है वह सॉलिड में होती है, ठीक है। उसके बाद लिक्विड में और सबसे कम जो है वो गैस में होती है। तो यह क्रम याद रखिएगा। तो ये जो क्रम है, इससे अंदाजा लगा रहे होंगे आप लोग कि जिस पदार्थ की डेंसिटी ज्यादा होगी, जिस पदार्थ का घनत्व तो ज्यादा होगा, उसमें जो है जो ध्वनि की जो स्पीड होगी वह उसमें ज्यादा होगी, ठीक है। तो मतलब कि जो ध्वनि की स्पीड है, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ जो साउंड है, वेलोसिटी ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, बोलो यार, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड, जो ध्वनि का जो वेग है वह पदार्थ के घनत्व के प्रोपोर्शनल में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? ठीक है, तो उस पास को बताना है जो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। तो दिए गए ऑप्शन में सही उत्तर है जोजिला। जोजिला वह पास है जो श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। अब हम बाराला, नाथुला और जेलेपला के बारे में बात करेंगे कि ये दर्रे जो है वो किन किन को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसकी जो है एक लिस्ट है हमारे सामने। यहाँ पे जो है दर्रे का नाम दिया हुआ है, राज्य दिया है जहाँ पे ये स्थित है, और किनको वो जोड़ते हैं यह दिया गया है, ठीक है। तो जो जिला जम्मू कश्मीर में है, या श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, बाड़ा लाचा या बारा लाचा, ठीक है, कहीं पे बारा लाचा भी आपको देखने को मिलेगा, यह है हिमाचल प्रदेश में। लेह और मंडी को कनेक्ट करता है, किसको? लेह और मंडी को। नाथुला यह है सिक्किम में, यह सिक्किम और दक्षिण तिब्बत में जो चुम्बी वैली है, चुम्बी वैली, इसको कनेक्ट करता है। जेलेपला ये भी सिक्किम में है, ठीक है। तो नाथुला और जेलेपला ये दोनों सिक्किम में है, और यह जो है सिक्किम को तिब्बत के जो ऑटोनॉमस प्रोविंस है, ठीक है, ऑटोनॉमस रीजन है, उसको कनेक्ट करता है, ठीक है, जेलेपला। अब यहाँ पे एक पूरी जो है लिस्ट दी गई है भारत के प्रमुख दर्रों की, ठीक है, और इसी लिस्ट से जो है आपके प्रश्न जो है वो घूमते रहते हैं। तो क्यों ना जो है इस लिस्ट को रट ही लाया जाए कि भारत के प्रमुख दर्रे क्या हैं, उनकी स्थिति क्या है, ठीक है। तो एक तरफ जो है पासेस दिए हैं, दर्रे का नाम दिए हैं, और दूसरी तरफ उनकी स्थिति दी गई है, ठीक है। तो दर्रे में कौन? काराकोरम, खारदुंगला, जोजिला, चांगला, ये सारे के सारे लद्दाख में।
जम्मू कश्मीर में कौन कौन से हैं? पीर पंजाल, बनिहाल और बोरजिल। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हैं? सिपकीला, बारालाचा, अभी हमने देखा था पिछली वाली लिस्ट में, रोहतांग, यांगसी दीवान, डेप्सा, ये सारे के सारे हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड के जो पासेस हैं वो अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है, उत्तराखंड वाले, तो इसमें माना, नीति, लिपुलेख और मोलिंगला, ये जो है उत्तराखंड में है। सिक्किम में कौन से हैं? नाथुला, जिलेपला, ठीक है, ये सिक्किम में। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, दीफू, सेला, यांग, याप, पांगसाड, ये सारे जो है आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ठीक है, यहाँ पे जो है मैप दिया हुआ है, इन सबों के नाम भी दिए गए, ठीक है, तो मैप के साथ भी जो है आप लोग देख सकते हो, ठीक। जैसे अभी सिक्किम वाला हम लोगों ने बात की, ये सिक्किम वाला बात किया ना, नाथुला, जिलेपला, तो ये देख सकते हैं नाथुला, और ये इधर यहाँ जिलेपला, ठीक है। मणिपुर में तुजू, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जब आपका जो है थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो है मणिपुर को उठा लेंगे, और मणिपुर से जो है आपसे पूछा जा सकता है कि मणिपुर में स्थित पास कौन सा है? तुजू, ठीक है, तुजू का नाम याद रखिएगा, ठीक है। तुजू जो है आप यहाँ पे मैप में देख सकते हो, ये है, ठीक, ये है तुजू, तुजू है वो मणिपुर में, ठीक। महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट की अगर बात की जाए महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में है थाल घाट और भोर घाट, ठीक है। केरल में क्या है? पाल घाट, ठीक है, पाल घाट, ठीक है। तो केरल में जो है वेस्टर्न घाट की अगर बात किया जाए तो महाराष्ट्र और केरल में, तो महाराष्ट्र में थाल घाट, भोर घाट, और केरल में जो है पाल घाट है, ठीक। अगला प्रश्न, सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो देखिए सेरीकल्चर जो है वह रेशम की खेती से संबंधित है, ठीक है। तो रेशम की जो पैदावार है उसके लिए शब्द जो इस्तेमाल होता है, ठीक है, वह है सेरीकल्चर। सिल्क फार्मिंग के लिए सेरीकल्चर शब्द यूज करते हैं। मछली पालन के लिए क्या शब्द यूज होता है? वो होता है पीसी कल्चर। क्या? पीसी कल्चर, ठीक है। पक्षी पालन के लिए जो है एवी कल्चर, ठीक है, एवी कल्चर। और मधुमक्खी के लिए जो होता है एपी कल्चर। तो एवियन से बना है एवी, तो पक्षी पालन को जो है वो एवी कल्चर बोलते हैं, मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर बोलते हैं, रेशम की खेती सेरीकल्चर कहलाती है, और मछली पालन जो है वो पीसी कल्चर कहलाती है, ठीक है। अगला प्रश्न, महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल है? ठीक है, तो आपको बताना है कि इन दिए गए 4 ऑप्शन में या इन 4 कंपनियों में वह कौन सी कंपनी है जो कि भारत में महारत्ना कंपनी के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो देखो यहां पे पहला ऑप्शन गलत है, ठीक है, भारत पर्यटन विकास या नहीं है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड ये भी नहीं है महारत्ना कंपनी के अंतर्गत। कोचिन शिपयार्ड ये भी नहीं है, ठीक है। तो बचा क्या? कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो कोल इंडिया लिमिटेड जो है यह महारत्ना कंपनी है। और अभी हाल फिलहाल में महारत्ना कंपनी की जो लिस्ट है अपग्रेड की गई है। आज की डेट में 14 कंपनियां जो हैं वो महारत्ना कंपनी के अंतर्गत आती हैं। तो महारत्न कंपनी के अंतर्गत आज की डेट में भारत में 14 कंपनियां हैं। अब उनकी लिस्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए भारत में जो है वह 14 जो है महारत्ना कंपनी है। अभी जो हाल फिलहाल में जो बनी है वह बनी है HAL, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। यह 14वीं महारत्ना कंपनी जो है अभी बनी है, ठीक। तो HAL का नाम याद रखिएगा। इसको करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है कि हाल फिलहाल में कौन सी महारत्ना कंपनी बनी है, तो HAL है, ठीक है। इन 14 का नाम जो है एक बार देख लेते हैं फटाफट। तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ये है NTPC। वो NGC क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, तो SAIL सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है। भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है। IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। CIL जो कि आपसे प्रश्न में पूछा गया था, कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक, ये जो है 7वीं महारत्ना कंपनी है। गेल इंडिया लिमिटेड 8वीं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL ये भी महारत्ना कंपनी है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, ठीक है, तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये भी महारत्ना कंपनी है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, रूरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन REC लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL ऑयल ये भी जो है महारत्ना है। और अभी जो है हाल फिलहाल में जो बनी है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये भी जो है महारत्ना कंपनी है। तो आज की डेट में 14 जो है महारत्ना कंपनी है। ये लिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में जो है यहां से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न,
विश्वकला की पट्टचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? ठीक है, तो देखिए जो पट्टचित्र शैली है यह उड़ीसा उड़ीसा राज्य की बहुत ही पुरानी जो है वो कला शैली है। ठीक है, तो याद रखिएगा, तो विश्व कला की जो पट्टचित्र शैली है यह उड़ीसा राज्य की है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? ठीक है, तो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति का नाम बताना है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है, श्री नीलम संजीवा रेड्डी। जो श्री नीलम संजीवा रेड्डी हैं वो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति। ठीक, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इनकी उम्र कितनी थी। ठीक है, तो जब ये राष्ट्रपति बने थे तो 64 वर्ष की उम्र में बने थे। ठीक है, 64 वर्ष की उम्र में। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति के हिसाब से यह काफी यंग एज में बन गए थे, 64 ईयर में। और इनका कार्यकाल भी याद कर लीजिए आप। तो 25 जुलाई, ध्यान दीजिएगा, 25 जुलाई 1977। ठीक है, 1977 से 25 जुलाई, इसमें 5 साल जोड़ लीजिए, 1982। ठीक है, तो 77 से 1977 से लेकर 25 जुलाई 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982 तक इनका कार्यकाल होता है और 64 वर्ष की उम्र में यह जो है राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक है, तो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति दिए गए ऑप्शन में हमारा क्या है? श्री नीलम संजीवा रेड्डी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो यह है नीदरलैंड के शहर दी हेग में। ठीक है, कहाँ पे? दी हेग में, याद रखिएगा, नीदरलैंड का शहर है दी हेग। गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? आपको बताना है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स इज द गोबी डेजर्ट लोकेटेड? तो यूरोप, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, डायरेक्ट जो है इसने महाद्वीप कॉन्टिनेंट का ही नाम पूछ लिया है। ठीक, तो गोबी मरुस्थल है एशिया में। कहाँ पे? एशिया में। अब हम क्या करेंगे कि जो डिफरेंट कॉन्टिनेंट में जो मरुस्थल हैं उनके कौन कौन से मरुस्थल हैं अलग अलग महाद्वीपों में, उनके नाम देखेंगे। ठीक है, और उनकी स्थिति देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने कॉन्टिनेंट एशिया से। ठीक, तो एशिया के प्रमुख जो मरुस्थल हैं उनकी लिस्ट दी गई है। एक तरफ मरुस्थल का नाम है और दूसरी तरफ उनकी अवस्थिति, मतलब कि उनकी स्थिति दी गई है। ठीक है, तो थार अपने देश से स्टार्ट करते हैं। जो थार का जो मरुस्थल है, वो भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, विश्व में सबसे ज्यादा आबादी, मतलब कि सबसे ज्यादा आबादी घनत्व वाला अगर आपसे मरुस्थल पूछा जाए तो थार बताएगा। ठीक है, तो मोस्ट डेंस अगर कोई आपसे डेजर्ट पूछे तो बताइएगा थार का मरुस्थल। ठीक, तो यहाँ पे जनघनत्व तो सबसे ज्यादा है। ठीक, गोबी जो है मंगोलिया और चीन में फैला हुआ है। यही जो है आपसे प्रश्न पूछा गया था कि गोबी का मरुस्थल किस कॉन्टिनेंट में है? तो कॉन्टिनेंट तो एशिया हो ही गया। अगर देश पूछ ले तो बताइएगा मंगोलिया और चीन में ये फैला हुआ है। ठीक है, तकलामाकन जो है वो चीन में है। काराकुम तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में फैला हुआ मरुस्थल है। रब अल खाली, अल नाफूद और हमद, ये जो मरुस्थल हैं सऊदी अरब में। कहाँ है? सऊदी अरब में। दस्त ए कबीर, ये ईरान में है। नेजेव जो डेजर्ट है वो इजराइल में है। ठीक है, तो चूंकि इजराइल और ईरान ये जो है काफी हाईलाइट हैं, ठीक है, न्यूज में जो है इस समय बने रहते हैं। तो दस्ते कबीर ये ईरान में, इसको याद रखिए। नेजेव इजराइल में है, इसको याद रखना है हमें। ठीक, अब चलेंगे अफ्रीका के प्रमुख मरुस्थल। ठीक है, तो यहाँ पे एक मरुस्थल का लिस्ट है और इधर जो है उनकी स्थिति। कालाहारी डेजर्ट या बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में फैला है। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में फैला है। ये नामीब है, नाम से ही पकड़ लेंगे, ये नामीबिया में मरुस्थल है। नूबियन जो है सूडान और इरिट्रिया में फैला हुआ मरुस्थल है। ठीक है, तो जो नूबियन है यह सूडान और इरिट्रिया में फैला है। उत्तरी अमेरिका के जो प्रमुख मरुस्थल हैं तो उसमें मोजावे, कोलोरेडो, रेड डेजर्ट, ग्रेट बेसिन, ये सब अमेरिका में, ठीक है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित डेजर्ट है। थॉम्पसन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थॉम्पसन को जो है वेरी इंपॉर्टेंट में रख देते हैं। ठीक है, यह कनाडा का मरुस्थल है।
सोनोरन और चिहुआहुआ। ठीक है, सोनोरन और चिहुआहुआ ये यूएसए और मैक्सिको में फैले हुए डेजर्ट हैं। ठीक है, तो सोनोरन और चिहुआहुआ ये यूएसए और मैक्सिको में फैले हुए डेजर्ट हैं, मरुस्थल हैं। एक लिस्ट ये भी देख लीजिए, इसमें दक्षिण अफ्रीका में जो मरुस्थल पाए जाते हैं उनके बारे में बताया गया। ठीक है, पेटागोनिया, पेटागोनिया अर्जेंटीना और चिली में फैला हुआ है। ठीक है, तो अर्जेंटीना और चिली में फैला हुआ जो मरुस्थल है वो कौन सा है? पेटागोनिया है। आटाकामा डेजर्ट, आटाकामा डेजर्ट भी जो है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, या चिली और पेरू। ठीक है, तो जो साउथ अमेरिका का देश है चिली और पेरू, उसमें फैला हुआ जो डेजर्ट है आटाकामा है। अब हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में जो डेजर्ट है वो है सिम्पसन, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी और गिब्सन। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल सिम्पसन, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी और गिब्सन। ठीक, तो ये 4 मरुस्थल प्रमुख तौर से जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, अब इसी के साथ हमारा सेशन जो है वो कंप्लीट होता है। यह सेशन आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की पीडीएफ को प्राप्त कीजिए। ठीक, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।